2019 के आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। 2019 के आम इंतखाबात के लिए मोदी सरकार के सामने अपोजिशन को मुत्तहिद करने के मिशन में जुटे आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आज साबिक पीएम एचडी देवेगौड़ा से मुलाकात की और इस मुलाकात में कर्नाटक सीएम कुमारस्वामी भी मौजूद रहे। यह मुलाकात कर्नाटक जिमनी इंतखाबात में जेडीएस और कांग्रेस की बीजेपी पर जीत के बाद हुई है और जी सलाम की खबर पर मोहर भी लगी है। कल हमने आपको बताया था कि कर्नाटक नतायज के बाद अब 2019 के लिए इत्तेहाद की कोशिश जोर शोर से शुरू होगी और इसी सिलसिले में टीडीपी सदर ने आज साबिक पीएम देवेगौड़ा और कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद देवेगौड़ा ने कहा है कि एनडीए सरकार में आईनी खतरे में आ गए हैं और आइन खतरे में आ गया और इसके खिलाफ सारे सेकुलर लीडर्स को अब मुत्तहिद होने की जरूरत है। वहीं नायडू ने राफेल घपले और नोटबंदी को लेकर सरकार पर हमला भी बोला। एनडीए रूल फ्रॉम लास्ट 4 years एनडीए रूल फ्रॉम लास्ट 4 years 2 months under the leadership of the Honorable Prime Minister Modi Sahab has created so many problems, including destabilizing certain constitutional institutions. Now it is the responsibility of all secular parties, including Congress, to come together to replace the NDA government. Devegowda ji blessings and his support for this great cause. You are all aware, you were the chairman, I was the convener for United Front. He became Prime Minister at that time. We had a very great relations, very good relations from the beginning. And also today, I cannot forget in my lifetime the amount of respect he gave to me. And also now, people like us, especially Devegowda ji and myself, even Kumaraswamy ji, and also all leaders has to join together to save this nation. इधर तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की तशहीर में एआईएमआईएम के एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सदर अमित शाह पर जबरदस्त हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि अमित शाह मजलिस मुक्त नहीं बल्कि मुल्क को मुसलमानों से मुक्त करना चाहते हैं। तेलंगाना के बहादुरपुर में ओवैसी ने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में चाहे जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना के बंटवारे के बाद राज्य में पहली मर्तबा इलेक्शन हो रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव में यानी इंतखाबात में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी से इत्तेहाद किया है तो बीजेपी और टीआरएस अकेले ही इंतखाबी मैदान में हैं। तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 11 दिसंबर को होगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। ओवैसी ने बीजेपी सदर अमित शाह के दिए एक बयान पर निशाना लगाया है। एक रैली को खिताब करते हुए ओवैसी ने कहा कि अमित शाह तेलंगाना आए और बोले कि हैदराबाद को मजलिस से आजाद करूंगा। ओवैसी ने कहा कि शाह मजलिस से नहीं हिंदुस्तान से मुसलमानों को आजाद करना चाहते हैं। हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट ओवैसी ने बीजेपी और अमित शाह पर मुसलमानों को डराने का इल्जाम लगाया है। अमित शाह के तेलंगाना में बोले हैदराबाद को मजलिस से मुक्त करूंगा। ये उनका मुक्त करेंगे आप। अमित शाह बोले मजलिस मुक्त आप भी जाएंगे। आप मजलिस मुक्त नहीं, आप भारत से मुसलमानों को मुक्त करना चाहते हैं। आप कांग्रेस को मुक्त नहीं, हिंदुस्तान से भारत से मुसलमानों का एलिमिनेशन करना चाहते हैं। ओवैसी के इस बयान से बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। उल्टा बीजेपी लीडर नलिन कोहली ही ओवैसी पर मुसलमानों को डराने का इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने ओवैसी को सिर्फ हैदराबाद का लीडर बताया। ओवैसी साहब की राजनीति मुसलमानों में भय पैदा करने की राजनीति है। ओवैसी साहब की राजनीति हैदराबाद तक सीमित है। भारत के सारे मुसलमानों के नेता तो है नहीं
और देश में प्रगति हो रही है, वो भय की राजनीति करना चाहते हैं। तो इसका जवाब तो उन्हीं को देना पड़ेगा। ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी कांग्रेस से आजाद नहीं बल्कि मुस्लिम आजाद हिंदुस्तान बनाना चाहती है। इससे पहले भी ओवैसी बीजेपी के खिलाफ हमले करते रहे हैं। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना के बंटवारे के बाद रियासत में पहली बार इलेक्शन हो रहे हैं। रियासत में फिलहाल टीआरएस बरसरे इख्तिदार है। कांग्रेस ने इलेक्शन में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी से इत्तेहाद किया है। इलेक्शन में बीजेपी भी जोर शोर से तैयारी कर रही है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का भी कुछ सीटों पर दबदबा रहा है। फिलहाल तेलंगाना असेंबली में पार्टी के 7 एमएलए हैं। तेलंगाना की सभी 119 सीटों पर 7 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 11 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इस मामले में तेलंगाना रियासत के कांग्रेस इंचार्ज ने ओवैसी और बीजेपी को निशाने पर लिया है। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान एक मामला सामने आया है। वो मामला ये है कि अमित शाह ने एक हैदराबाद में कल एक रैली के दरमियान कहा था कि मजलिस मुक्त हैदराबाद होना चाहिए। उसको असदुद्दीन ओवैसी ने ये मसला बनाया है कि वो मजलिस मुक्त और कांग्रेस मुक्त नहीं बल्कि मुसलमान मुक्त चाहते हैं भारत, अमित शाह, इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। आप तेलंगाना की राजनीति को बेहतर समझते हैं, चुनाव का वक्त है, क्या है ये, किस तरह के बयान है? बीजेपी पार्टी तो धर्म के ऊपर ही काम करती है, धर्म का राजनीति करती है और धर्म के नाम पे जनता को फैलाकर उससे वोट लेना चाहती है। एमआईएम पार्टी उससे कोई कमी नहीं है, वही भी वही काम करती है। अब वो हिंदू मुसलमान का बांट कर इधर बीजेपी फायदा उठाना चाह रही है, उधर एमआईएम उठाना चाह रही है। एमआईएम आज 40 साल से हैदराबाद में है। एमआईएम की वजह से क्या फ़ायदा हुआ? वो हैदराबाद को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। वो वहाँ की जनता, मुसलमान आज भी गरीब है, आज भी मर रहा है। ये धर्म का लड़ाई उठा के दोनों फ़ायदा उठाने का राजनीति इसमें है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से काम करने वाले लोग नहीं है दोनों पार्टियां। चुनाव का वक्त है, चुनाव का वक्त चल रहा है, चुनाव होने वाले हैं, चुनाव हो रहे हैं, प्रचार प्रसार चल रहे हैं, उसमें इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होने वाला है? तेलंगाना जनता इसका ऊपर गौर के देखेगी। बीजेपी की तो उसका कोई बेस नहीं है वहाँ पे, जितना भी भटका है फिर भी उसको कुछ वोट मिलने नाला नहीं है। और एमआईएम पार्टी भी जितना भी मुसलमान को भटकाने का कोशिश करेगी, उससे भी उनको एमआईएम का असलियत तो तेलंगाना जनता, तेलंगाना मुसलमान और हिंदू सब जान लिए है। वो इससे पहले 7 सीट थी, अब तो मुसलमान उनकी 4 सीट गिरने वाली है। इसीलिए वो टेंशन में दोनों मिलकर कर रहे, सो साजिश है ये, दोनों मिलकर कर रहे हैं, वो अलग अलग नहीं है। ये काइन का एक तरफ है, दूसरी तरफ वो है। वो कोई डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करने वाले नहीं है, संविधान से नहीं चलने वाले हैं। कर्नाटक में इस साल भी शेर मैसूर टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश पर मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम की मुसलसल मुखालफत हो रही है। कर्नाटक के साबिक सीएम बीएस येदियुरप्पा ने राज्य सरकार से इस प्रोग्राम को रद्द करने की मांग की है। 10 नवंबर को टीपू सुल्तान की जयंती है। हर साल की तरह इस साल भी कर्नाटक हुकूमत टीपू सुल्तान के यौम पैदाइश की तकरीब मनाने जा रही है, लेकिन इस तकरीब की बीजेपी मुसलसल मुखालफत कर रही है। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों में बीजेपी ने उन्हें मुतनाज़ा शख्सियत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस बार भी बीजेपी इस मामले पर सियासत करने से बाज नहीं आ रही है। Who will do opposing this traitor's birthday still more vigorously than what we did last year. Even today, the greatest celebration of Tipu Sultan is being done in Pakistan. So doing Tipu Sultan's birthday celebrations in Karnataka is almost pro-Pakistan activity. We oppose it. इसके जवाब में कर्नाटक हुकूमत ने बीजेपी पर फिरकावाराना कशीदगी फैलाने का इल्जाम लगाया है। In view of the Tipu Jayanti on November 10th, government is again celebrating this Tipu Jayanti, and in view of that, I had a meeting with police officers, the DG, Home Secretary, and all the senior officers, and we reviewed, what steps should be taken. हालांकि तारीख के जानकार मानते हैं कि सियासतदां तारीख के साथ खेल रहे हैं और टीपू सुल्तान की विरासत को बुरी तरह तोड़ा मरोड़ा गया है।
उन्होंने इस मामले में सियासी पार्टियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया है। If one bothers to do history, one will have to do it very carefully. One can't, be superficial and careless and irresponsible and malicious in how one appropriates historical memory. So I would, if at all you choose to get into history, do it with care. This is what I would say. And I would ask everyone to be careful about how history comes to be bandied about with an explicit invitation in the present to seek vengeance or to undo an imagined past wrong. 1782 से लेकर 1799 तक मैसूर के सुल्तान रहे टीपू सुल्तान पर अब जबरदस्त सियासत हो रही है। टीपू सुल्तान पर बीजेपी कई इल्जाम लगाती रही है, लेकिन तारीख के जानकार इन इल्जामात की तरदीद करते हैं। साफ है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए टीपू के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जब खुद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद हिंदुस्तान के पहले मिसाइल मैन की तारीफ कर चुके हैं, तो फिर टीपू को बदनाम करने की साजिश क्यों की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हजरत टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश के इजलास की जगह पर जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया है। अखिलियती उमूर के वजीर जमीर अहमद ने हुकूमत पर दबाव बना करके विधान सौदा में ही यौम पैदाइश की तकरीब के लिए उसे मना लिया है। हर साल विधान सौदा में ही टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश की तकरीब मनाई जाती है और इस बार नायब वजीर आला डी परमेश्वर ने तकरीब को विधान सौदा के बाहर मनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद टीपू के चाहने वालों में मायूसी छा गई थी। लेकिन अब यह तय हो गया है कि यौम पैदाइश की तकरीब विधान सौदा में ही मनाई जाएगी। जमीर अहमद के साथ खास बात की हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने। टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश को लेके जहां पूरे कर्नाटक में हंगामा मचा हुआ है, वहीं मखलूत हुकूमत भी कहीं ना कहीं इख्तलाफ नज़र आ रहा है। टीपू जयंती का जो इजलास होता है वो हमेशा जो है विधान सौदा में होता रहा है, जबकि इस बार वज़ीर दाखिला जो है डिप्टी सीएम परमेश्वर साहब ने ऐलान कर दिया था कि इस बार जो है विधान सौदा में ये इजलास नहीं होगा, बाहर होगा। इस सिलसिले में बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान ने लगातार जो है इस पर डटे रहे। उनका मुतालबा था कि वो विधान सौदा में ही ये इजलास हो। इस सिलसिले में लगातार कोशिश करने के बाद आइए जानते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या अपडेट है। सब बताएं कि लगातार जो है ये 2-4 दिनों से जो है लगातार चल रहा है कि विधान सौदा में होगा या बाहर होगा। लगातार आप भी जो है इस पर डटे हुए थे कि विधान सौदा में ही होना चाहिए। नहीं, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था। वो क्या हो गया, 3 तारीख को हम लोग ने मीटिंग करने के बाद मैं और जो जयमाला, ये कनाडा कल्चरल के मिनिस्टर है, जयमाला और मैं कंसल्ट ऑफिसर्स की तमाम मीटिंग करने के बाद तय हुआ कि बैंक्वेट हॉल में ही करना करके। उसके बाद हम लोग गए सीएम के पास गए, सीएम के पास जाके ब्रीफ किए, सीएम का टाइम लिए, सीएम भी अप्रूव दिया है। वो शायद परमेश्वर को सब मालूम नहीं था। परमेश्वर ने क्या किया, पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाए। तो लास्ट टाइम क्या हो गया, 2017 के अंदर जब टीपू जयंती हम लोग बैंक्वेट हॉल में किए थे, मेरे ख्याल से 50-60 हज़ार आदमी आ गए थे। इन्हें थोड़ा विधानसभा में तमाम गेटों से आदमी आ गए, थोड़ा सिक्योरिटी वाइज उनको प्रॉब्लम हो गया। तो माहिती होम मिनिस्टर को दिया, इन्हें हमारे बेंगलुरु सिटी के पुलिस कमिश्नर ने। तो उस वजह से तो परमेश्वर को मालूम नहीं कि हम लोग ने मीटिंग ऑलरेडी कर चुके हैं और सीएम ने भी अप्रूव दिया करके मालूम नहीं था। ये सिक्योरिटी वाइज कमिश्नर बोलने की वजह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि रविंद्र कला क्षेत्र में होएगा करके। लेकिन आप डटे हुए थे लगातार। आप जहाँ तक देख रहे थे, मैं देख रहा था कि लगातार आप हुकूमत को दबाव डाल रहे थे कि टीपू जयंती का जो प्रोग्राम है वो विधान सौदा में ही हो। अब क्या उसका अपडेट है? नहीं, एज ए मिनिस्टर, एज ए माइनॉरिटी मिनिस्टर मेरा फ़र्ज़ बनता है। अभी लगातार हमारे जब सिद्धरामैया साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, लगातार जब टीपू जयंती करना करके अनाउंस किए, वो 3 साल लगातार बैंक्वेट हॉल में हुआ। अभी बैंक्वेट हॉल से आप छोड़ के रविंद्र कला क्षेत्र में करेंगे तो किधर भी एक मुसलमान को एक चोट पहुंचेगी, एक दुख होएगा। वो हिसाब से मैं भी पट पकड़ के नहीं बैंक्वेट हॉल में ही करना करके पट पकड़ा हुआ था। अभी भी मैं परमेश्वर साहब को कल बुला के परमेश्वर साहब से बात करके परमेश्वर साहब को समझा के वो भी मान गए। अभी बैंक्वेट हॉल में ही टीपू जयंती बनाई जाएगी। लेकिन आखिरकार अक़लियती वजीर जो है बीजेड ज़मीर अहमद ख़ान इसमें कामयाब रहे कि ये आने वाला जो टीपू जयंती का इजलास है वो विधान सौदा में ही होगा। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया, बेंगलुरु। और बेंगलुरु से फोन लाइन पर हमारे रिपोर्टर शाहिद काजी हमारे साथ जुड़ गए। आइए उनसे बात करते हैं। शाहिद, अब ये तय हो चुका है कि विधान सौदा में ही ये कार्यक्रम होगा, ये प्रोग्राम होगा। अब कितने बड़े पैमाने पर इसे किया जाएगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्या तैयारियां चल रही हैं, ये भी जरूर बताएं।
जी देखिए इमरान, ये कनाडा एंड कल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से ये प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है और इसकी जो मिनिस्टर हैं वो जयमाला इसकी जो इंतजाम में लगी हुई हैं और साथ में जो है अक़लियती वजीर बीजेड ज़मीर अहमद खान भी जो है पूरी तरह से लग गए हैं। सबसे खास बात इस मरतबा ये रही कि जगह को लेके जो हंगामा हुआ है कि विधानसभा के बाहर किया जाए या विधानसभा में किया जाए, ये कहीं ना कहीं जो टीपू सुल्तान की फैन फॉलोइंग है, जो उनके चाहने वाले हैं, उनमें मायूसी छा गई थी कि टीपू सुल्तान की जो शान में विधानसभा के अंदर जो इजलास होता था वो बाहर होने की वजह से उनके अंदर कहीं ना कहीं एक मायूसी आई थी। लेकिन जो रियासती वजीर ज़मीर अहमद खान जो है लगातार पूरा दिन उन्होंने सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम और सीएम के साथ लगातार उन्होंने मीटिंग की और इस बात को वो मनाने में कामयाब रहे कि इजलास जो है विधानसभा में ही होना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 सालों से लगातार विधानसभा में किया जा रहा है। अचानक इसकी जगह बदलने से उनके चाहने वालों में, खास करके टीपू सुल्तान के चाहने वालों में, जिसमें तमाम मजहब के लोग हैं, उनको मायूसी होगी और उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। इस पर वो कामयाब हुए और अब जो है तकरीबन जो है पूरी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। कल का एक दिन बचा हुआ है। परसों जो है ये सुबह 11 बजे जो है इजलास शुरू होगा और ये बड़े पैमाने पे ही जैसे रिवायती अंदाज में अब तक होता आया है उसी अंदाज में मनाने की कोशिश चल रही है। जी, सीएम कुमारस्वामी भी इस तकरीब में हिस्सा लेने पहुंचेंगे? देखिए इस पे अब भी सस्पेंस बना हुआ है। जराये के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि सीएम जो है कहीं ना कहीं इस तकरीब को लेके सीरियस नहीं है या दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने विधानसभा में प्रोग्राम को मुनक्कद करने के लिए भी कोई ज्यादा पहल नहीं की थी। अब ये देखना होगा कि वो इस इजलास में शिरकत करेंगे या नहीं, क्योंकि पिछली पहले देखेंगे तो बजट में अक़लियतों का नाम नहीं लिया था। उसके बाद में बेंगलोर सिटी में होने के बावजूद, जबकि वो पहले हर साल ईदगाह में ईदेन के नमाज के वक्त में जाया करते थे, वो बिल्कुल 2 सालों से खास करके जब से इंतखाबात हुए हैं उसके बाद से बकरीद और रमजान दोनों वक्त वो गए नहीं। कहीं ना कहीं मुसलमानों से ये नाराजगी नजर आ रही है। तो अब देखना होगा कि टीपू जयंती को जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर अपनी सस्पेंस बना हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद काजी बेंगलुरु से। एक बार आगे बढ़ते हैं और फिर खबरों में अपने जनूबी हिंद की। बेंगलुरु के कोलार में माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कि बड़ी तादाद में सियासी लीडरान ने शिरकत की और इस कॉन्फ्रेंस में मिल्लत में तालीम के फरोग के लिए काम करने की यकीन दहानी कराई गई। कोलार के मालूर में मुस्लिम नौजवानों की जानिब से अक़लियतों की तरक्की के लिए माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में SSLC में नुमाया कामयाबी के हासिल करने वाले अक़लियती तबके को एजाज से नवाजा गया। इसके साथ ही टीपू रक्षण वेदिके के नाम से तंजीम का भी इफ्तिताह अमल में आया। स्टूडेंट्स फर्स्ट रैंक जो स्टूडेंट्स आको ही ये वो 80% उनको हमें हमारे तरफ से एक मादुर की तरफ से उनकी एक इज्जत अबाई कर को हमें एक मोमेंटन दे रहे हैं, एक सर्टिफिकेट देकर एक मोमेंटन दे रहे हैं। दूसरा इसके अंदर क्या है बोले तो एक हमें टीपू रक्षणा वेदिके करके बोल के एक हमारे नौजवान का छकड़ों ने एक कमेटी बना के इंशाल्लाह वो हमारे स्टेट लेवल में वो नौजवान साथी हमदर्द बन के कौन सी भी इंसानियत के तौर के ऊपर स्टेट के अंदर इंसानियत के तौर के ऊपर, जिसके अंदर कोई जाती मसला कुछ नहीं है, इंसानियत के तौर के ऊपर उनकी मदद करें। इस कॉन्फ्रेंस में अक़लियती वजीर ज़मीर अहमद ने यह कहा कि तालीम के शोबे में काम करने के लिए हुकूमत हर तरह की मदद के लिए तैयार है। आज काफी मुसलमानों को कन्नड़ जबान नहीं आती है। कर्नाटक में कन्नड़ जबान सीखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मस्जिद और समाजी इदारों को भी तालीम को आम बनाने के लिए खुसूसी मुहिम चलानी चाहिए। दीनी तालीम तो होना जरूरी मुसलमान के नाते, दुनिया में तालीम भी होना। आज खासकर कर्नाटका के अंदर मैं इंग्लिश गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, SLC तक पढ़ी हूँ, इंग्लिश जान ले तू, मगर कन्नड़ा कभी नहीं आता मुझे पढ़ने। आज विधानसभा में बैठ को अंजा में रोज तुम्हें किसी तुम देखो ये जरा मुझे पढ़को बोलो बात तो कि बोलो कन्नड़ा पढ़ने आता नहीं। आज हमें जीरी सो कर्नाटका के अंदर मेरी मुसलमानों से एक आजीजाना गुजारी बच्चों को पहले कन्नड़ा सीखा तो हमें ही सुना कर्नाटका के अंदर, हमें जीना सीखा कर्नाटका के अंदर, जिंदगी करना सीखा कर्नाटका के अंदर। जब कर्नाटका के अंदर हमारी जो भाषा नहीं तो हमें फायदा क्या, फायदा नहीं। तो मेरी जिम्मेदार से भी, मस्जिद के जिम्मेदार से भी आजीजाना गुजारी तुम्हें मैसेज तुम्हें लोगों मस्जिद से दे सकती हो ना। एजुकेशन मस्ट इम्पोर्टेंट, एजुकेशन होना जरूरी। 3 तलाक के बारे में बात करता है, वो सुप्रीम कोर्ट सबरीमले में जाने के लिए औरतों को इजाजत दिए बोले तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लोगों को खड़ा था। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का खिलाफ इसके 3 तलाक रहा तो भी ऑर्डिनेंस लेने का तो 3 तलाक हमारे इसमें
ये आज हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो। आज हमारे साथ जो हुकूक हम ना देकर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हुकूक है वो हुकूक छीनने की कोशिश कर रही। कांग्रेस पार्टी 2013 में जब हमारी पार्टी वजूद में आई उस वक्त बजट सिर्फ 340 पर 3 करोड़ था। 5 साल के बाद आज अक़लियतों का बजट, अक़लियतों में मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, सिख्स भी हैं, जैन्स और पारसीस भी हैं। 6 तबके लोग हैं, उसमें सबसे ज्यादा अक्सरियत मुसलमानों की है, 80% मुसलमानों की है। तो उसमें आज का बजट जो है 340 पर 3 से 5 साल में 3007 करोड़ का हमारा जो है अक़लियतों को दिया गया है। मालूर की इस कॉन्फ्रेंस में रुकन मनियप्पा, MLC नांजे गौड़ा भी शरीक हुए। तमाम सियासी लीडरान ने तालीम के लिए मुहिम चलाने का वादा किया। जी सलाम के लिए बेंगलुरु से शाहिद काजी की रिपोर्ट। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात से पहले पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पर हसास तरीन इलाकों में पुलिस ने सिक्योरिटी सख्त कर दी है। वहीं इलेक्शन से पहले हवाला कारोबार में भी तेजी आ गई है। हैदराबाद पुलिस ने बंजारा हिल्स इलाके में 4 लोगों से 7.5 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। मुलजिमीन के पास से एक रिवॉल्वर भी बरामद हुआ है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर हैं। जहां उम्मीदवार तैयार हैं, वहीं पुलिस भी मुस्तैद हो गई है। इस बीच गैर कानूनी तौर पर पैसों का लेन देन करने वाले भी सरगर्म हो गए। हैदराबाद टास्क फोर्स पुलिस और सैफाबाद पुलिस ने 4 लोगों को 7.5 करोड़ नकद के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बाकायदा थाने के अंदर पकड़े गए नोट मीडिया को दिखाए। मुलजिमीन से ये पूछताछ की जा रही है कि ये पैसा कहां से आया, किसका है और वो इसको लेकर के कहां जा रहे थे। इससे पहले 29 अक्टूबर को हैदराबाद पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 1,20,50,000 नकद पकड़ा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कोशिश की जा रही है कि क्या इनके अलावा और लोग भी हैं जो इस तरह की किसी भी सरगर्मी को अंजाम दे रहे हैं। मल्टीपल रेड के तहत 4 लोगों को अरेस्ट किए और इन 4 लोगों को अरेस्ट करने के बाद जो टोटल अमाउंट कैश रिकवर हुआ है वो 7 करोड़ 51,10,300 रुपीस का कैश है। इस एंटायर ऑपरेशन के तहत एक इंपॉर्टेंट चीज यह भी सामने आया कि इसमें एक .32 नॉन प्रोहिबिटेड बोर का रिवॉल्वर जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर का बना हुआ है उसका भी सीजर हुआ। तेलंगाना स्टेट में अभी इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के हिसाब से वेपन लेकर बाहर घूमना उसकी इजाज़त नहीं है और ये जो वेपन का रिकवरी हुआ इसमें एक फोटो स्टैट पेपर दिखाया गया है। वो फोटो स्टैट पेपर के हिसाब से ये वेपन का लाइसेंस कर्नाटका स्टेट का है। तेलंगाना में एक मरहले में 7 दिसंबर 2018 को असेंबली इलेक्शन के लिए वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 11 दिसंबर को होगी। नोटिफिकेशन 12 नवंबर को जारी होगा और नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 19 नवंबर है। नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख 22 नवंबर है और मौजूदा वक्त में यहां पर के चंद्रशेखर राव की क़यादत वाली TRS इक्तदार में थी। सीएम चंद्रशेखर राव ने 6 सितंबर 2018 को ही असेंबली तहलील कर दी थी। तेलंगाना के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में भी इलेक्शन हो रहे हैं। 7 दिसंबर को तेलंगाना के साथ राजस्थान में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन के मद्देनजर पुलिस और इंतजामिया चौकन्नी है। हर सड़क पर पुलिस की तैनाती है और एक गाड़ी की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो सलाम दक्कन में नाज़रीन अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है।